आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेपोजिटरी के बारे में। किसके बारे में? रेपोजिटरी के बारे में। फिर रेपोजिटरी क्या होती है यहाँ पे, वो उस चीज के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे हमको मान लो विंडोज में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं हम। हाँ, विंडोज में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले क्रोम पे जाते हैं, डाउनलोड करते हैं, देन उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं उसको। बट लिनक्स में ऐसा नहीं होता है। लिनक्स में क्या होती है, रेपोजिटरी सेटअप करनी पड़ती है। कभी कभी हमको मैनुअली करनी पड़ती है, कभी कभी अपने आप हमारे पास सिस्टम में होती है। जैसे हम बात करें अबंतु में, तो अबंतु में ऑलरेडी बनी होती है रेपोजिटरीज, ठीक है। बट यदि हम रेड हैट लिनक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे रेपोजिटरी नहीं बनी होती है। तो उस बारे में हमको डिस्कशन करना है यहाँ पे आज, है ना। इसके बाद आप क्या कर पाओगे, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और डाउनलोड, ये सारी चीजें काम कर पाओगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम रेड हैट रेपोजिटरी के बारे में क्या क्या बात करेंगे आज। व्हाट इज रेपोजिटरी, टाइप ऑफ रेपोजिटरीज, कितने टाइप के हमारे पास रेपोजिटरीज हैं, है ना। रेपोजिटरी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं हम लिनक्स सिस्टम में, कैसे हम बनाएंगे रेपोजिटरीज, डीएनएफ और यम कमांड्स क्या होती हैं, और इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेपोजिटरीज क्या होती है ना। देखो, तो रेपोजिटरी क्या होती है यहाँ पे समझना। रेपोजिटरी इज अ स्टोरेज लोकेशन। क्या होती है? एक स्टोरेज लोकेशन है जहां पे हमारे क्या रहते हैं, आरपीएम पैकेज रहते हैं। क्या रहते हैं? आरपीएम पैकेज। जैसे आप विंडोज में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, उसका एक हाँ, एक्सटेंशन होता है। क्या एक्सटेंशन होता है? डॉट EXE होता है या डॉट MSI होता है ना। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले ये वाली फाइल डाउनलोड होगी, उस पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हो। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेड हैट में होता है वो कौन सी होती है? डॉट आरपीएम पैकेज होता है। कौन सा होता है? डॉट आरपीएम, आरपीएम पैकेज। ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे आरपीएम सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होती है रेपोजिटरी? रेपोजिटरी इज अ लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन वेयर आरपीएम सॉफ्टवेयर पैकेज आर स्टोर्ड। जहां पे हमारे क्या होते हैं, जो आरपीएम सॉफ्टवेयर वाले पैकेज होते हैं वो स्टोर रहते हैं, जिससे हम क्या करें, उसको इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम। तो रेपोजिटरी समझ में आई, एक फाइल होगी, लोकेशन होगी, जहां पे उसको पता होगा कि हमारे सॉफ्टवेयर कहाँ पे रखे हैं। इतना समझ में आया? ठीक है सर। देखो, अब हम जब इंस्टॉल करते हैं, जैसे हम रेड हैट की बात करें तो उसमें इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास होते हैं पैकेज मैनेजर। क्या होता है? पैकेज मैनेजर। और पैकेज मैनेजर हम यहाँ पे यूज करते हैं आरपीएम पैकेज मैनेजर, यम पैकेज मैनेजर और डीएनएफ पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर का काम क्या होता है? रेपोजिटरी को सेटअप करवाना, पैकेज को इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, है ना। पैकेज मतलब सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अपडेट करना, इंस्टॉल करना, या हमको रिमूव करना हो तब हमारा क्या काम आता है? पैकेज मैनेजर काम आता है। जैसे रियल में मैनेजर क्या करता है, जैसे बैंक मैनेजर बैंक की सारी प्रोसेस को मैनेज करता हाँ सर। है ना। तो यहाँ पे जो मैनेजर है, ये हमारा पैकेज मैनेजर, इसका काम है पैकेज को इंस्टॉल करना, रिमूव करना और अपडेट करना, ठीक है सर। ठीक है। तो हम कौन सा पैकेज मैनेजर यूज करेंगे, डीएनएफ या यम? अब देखो, डीएनएफ और यम में दोनों में क्या डिफरेंस है। यम जो है ओल्डर वर्जन है और ये जो है इसका न्यू वर्जन है, डीएनएफ। ओके। तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है बाबा। इसके बाद हम बात करें कि हमारे पास रिपोजिटरी क्यों रिक्वायर्ड है ना। विदाउट रिपोजिटरी क्या होगा और रिपोजिटरी के साथ हमारे पास क्या होगा। यदि हमारे सिस्टम में रिपोजिटरी बनी है तो हम क्या कर सकते हैं, रिपोजिटरी नहीं होगी तब होगा क्या, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आप नहीं कर सकते हो रेड हैट के अंदर। यदि आपके पास रिपोजिटरी नहीं बनी है तो
आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है इंस्टॉल करना है तो रिपोजिटरी बनाना है, तो इंस्टॉल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रिजॉल्व डिपेंडेंसीज, जैसे हमारे कुछ पैकेज होते हैं दूसरे पैकेज में डिपेंडेंट होते हैं, तो उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और सिक्योर डाउनलोड हो जाता है यहाँ पे। ठीक, ठीक है सर। ठीक है इसके बाद हम बात करें रिपोजिटरी की वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। जब आप कुछ इंस्टॉल करते हो तो वो कैसे इंस्टॉल होता है। तो रिपोजिटरी हमने समझा भी एक फाइल होती है, क्या होती है, एक फाइल होती है, जिसको पता होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर कहाँ पे रखे हैं, कहाँ से इंस्टॉल करना हमको, है ना। आप समझना, जैसे यूजर तुम लॉगिन करते हो सिस्टम में, हाँ जब तुम लॉगिन करते हो और डीएनएफ और यम कमांड के थ्रू क्या करते हो, आप एक कमांड देते हो, जैसे आपने दिया यम इंस्टॉल और पैकेज का नाम दे दिया, जैसे पैकेज HTTP, ये मान लो एक पैकेज है, इसको हमने इंस्टॉल करने की कमांड लिखी टर्मिनल में, तो क्या होगा, ये किसके पास जाएगा, रिपोजिटरी सर्वर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, रिपोजिटरी सर्वर। पहले तो ये रिपोजिटरी के पास गया, अब वहां पे जो भी फाइल की लोकेशन लिखी होगी उस लोकेशन में जाएगा और चेक करेगा कि सॉफ्टवेयर अवेलेबल है या नहीं, यदि है तो क्या कर देगा, डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर देगा। ठीक है सर। और नहीं होगा तो क्या करेगा, बोल देगा कि हमारे पैकेज है ही नहीं, है ना, सॉफ्टवेयर है ही नहीं। आपने वो नाम दे दिया जो इसमें है ही नहीं, तो क्या करेगा वो, डाउनलोड नहीं होगा। डाउनलोड नहीं होगा, और वो बोल देगा कि ये पैकेज हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, मतलब रिपोजिटरी में है ही नहीं। तो जितने रिपोजिटरी में हमारे पास पैकेज होते हैं वो होते हैं, डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। फिर इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कई टाइप की रिपोजिटरीज होती हैं, जैसे बेस ओएस रिपोजिटरी, ऐप स्ट्रीम रिपोजिटरी, और कोड कोड रेडी रेडी लिनक्स लिनक्स बिल्डर। बिल्डर। तो यहाँ पे मेन दो ही हैं हमारे पास। बेस ओएस रिपोजिटरी वो होती है जिसके अंदर कौन से सिस्टम रिलेटेड पैकेज होते हैं, किससे रिलेटेड, सिस्टम। सिस्टम से रिलेटेड। सिस्टम से रिलेटेड मतलब जैसे आपने पास डब्ल्यूडी कमांड चलाई है, तो ये जो पास डब्ल्यूडी कमांड है ये भी एक पैकेज है, तो ये एक सिस्टम रिलेटेड पैकेज है, इसलिए इसको हम बेस ओएस के अंदर मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा, ये बेस ओएस के अंदर मिलेगा। मतलब ये सॉफ्टवेयर जो है ना हमारे, उनकी कैटेगरी मतलब डिफाइन कर दिया गया है। तो जो सिस्टम से रिलेटेड होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, बेस ओएस। और ऐप स्ट्रीम क्या होते हैं, जो जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गए, ये कैसे हैं, ऐप स्ट्रीम वाले, जो सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है। और कोड रेडी लिनक्स बिल्डर वो होते हैं जो जो डेवलपर के लिए यूज होते हैं, डेवलपर के जितने भी टूल्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। ठीक है। तो अभी हम मेनली ये दो को करेंगे कॉन्फ़िगर और देखेंगे। ठीक है। चलो, अब हम बात करें कि जो रिपोजिटरी हम बनाएंगे उसकी लोकेशन क्या होगी। तो उसकी लोकेशन क्या रहती है, ये एक डायरेक्टरी है, क्या, ये हमारी एक डायरेक्टरी है। हेलो, यस सर, आ रही है। देखो, ये एक डायरेक्टरी की लोकेशन है जहां पे हमारी रिपोजिटरी बनाएंगे हम। क्या करेंगे, ये इस लोकेशन में जाके हम रिपोजिटरी बनाएंगे। ये एक डायरेक्टरी है /etc/yum.repos.d। इस लोकेशन में जाके हमको क्या करना होगा, वहां पे फाइल बनाना होगा। किस नाम से, जैसे हमको मान लो एक ना, कोई किसी भी नाम से, फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, बट उसका एक्सटेंशन क्या रखोगे रिपोजिटरी का, डॉट रेपो। ठीक है। जैसे मान लो मेरे को एक रिपोजिटरी बनानी है, तो हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा लोकल डॉट रेपो। इस नाम से आपको क्या बनानी है, फाइल बनानी है। फाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वी आई करके हम इस लोकेशन में एक फाइल बनाएंगे। उस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट लिखेंगे। अब वो कंटेंट कैसा होगा, उसके अंदर ये कंटेंट होगा। ठीक है। उसके अंदर कंटेंट क्या लिखना है आपको,
जैसे आप बेस ओएस के लिए बना रहे हो तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, इस वाले ब्रैकेट को यूज करके इसके अंदर क्या लिखोगे, बेस ओएस। बेस ओएस। ऐप स्ट्रीम के लिए बना रहे हो तो ऐप स्ट्रीम, किसी और के लिए बना रहे हो तो उसका नाम, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। दूसरा है नेम, नेम इज इक्वल टू बेस ओएस, नेम इज इक्वल टू ऐप स्ट्रीम, ठीक है। ठीक है। फिर जो थर्ड फील्ड है बेस यूआरएल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पता चलता है कि हमारे को सॉफ्टवेयर कहां से इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसकी लोकेशन हमको देनी पड़ती है, अभी हम देखेंगे कि लोकेशन हम क्या देंगे, तो इसी लोकेशन में वो जाके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है, डाउनलोड करता है। फिर इनेबल्ड इज इक्वल टू 1, यदि आप 1 रखोगे तो इसका मतलब ये है कि रिपोजिटरी इनेबल हो गई, मतलब काम करने लग गई है। यदि आप इसको 0 कर दोगे तो वो रिपोजिटरी डिसेबल है, मतलब काम नहीं करेगी, ठीक है। यदि डिसेबल करना चाहते हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और इनेबल करना चाहते हो मतलब काम करे तो इसकी वैल्यू आपको 1 रखनी पड़ेगी। अगला लिखना पड़ेगा आपको जीपीजी चेक इज इक्वल टू 1, यदि आप 1 लिखते हो तो इसका मतलब ये है सबसे पहले सॉफ्टवेयर वेरीफाई होगा, और यदि वेरीफाई नहीं करना चाहते तो हम इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और जीपीजी की फिर नहीं देना पड़ेगा यदि हम 0 कर देंगे तो। यदि 1 करेंगे तो उसकी की देनी पड़ेगी कि की लोकेशन क्या है, ठीक है। तो बट अभी हम 0 करके देखेंगे इसको, है ना। चलो नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम रेपोजिटरी बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम कमांड के बारे में देखेंगे इसमें, ठीक है। हेलो, नहीं क्लास ले रहे हैं, तो ले रहे हैं क्लास में। चलो, तो सबसे पहले हम रेपोजिटरी बना लेते हैं। तो बनाने से पहले मैं तुमसे पूछता हूँ रेपोजिटरी है क्या वैसे, आरिफ, यस सर। क्या है रेपोजिटरी? वो पैकेज मैंने पैकेज पैकेज है, डायरेक्टरी भी है। है? डायरेक्टरी देखो इधर, यहाँ पे हम चलेंगे रेड हैट के अंदर, जैसे हम इसको ऑन कर देंगे, मशीन को हमने ऑन कर लिया, सॉफ्टवेयर पैकेज है। अभी बताते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं, टूल वगैरह अपडेट करना, स्टोर करना हो, एप्लीकेशन वगैरह देखो स्टोर करते हैं ना मैंने ऐप वगैरह, उसमें एप्लीकेशन टूल अपडेट है। तो जो हमारे पास यहाँ पे पैकेज होते हैं ना, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, जो आप फाइल डाउनलोड किए थे ना, जिस फाइल से आपने रेड हैट लिनक्स इंस्टॉल किया था, तो उसी फाइल के अंदर हमारे पैकेज होते हैं। तो अभी हमने जो पैकेज की बात की थी वो यहाँ पे कैसे दिखेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको अटैच करना है सीडी डीवीडी को। तो आप कहाँ क्या करोगे, यहाँ पे हमारे पास क्या होनी चाहिए, रेड हैट की आईएसओ फाइल होनी चाहिए। तो हमारे पास आईएसओ फाइल अवेलेबल है ना, इसी के अंदर सारे पैकेज होते हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ कैसे कहाँ पे होते हैं। तो ये जो हमारे पास डाउनलोडेड है, देखो आरएचएल की ये इमेज डाउनलोड है, हाँ सर, दिख रही है आईएसओ इमेज, हाँ सर दिख रही है। इसी इमेज के अंदर पैकेज होते हैं। वो पैकेज कैसे दिखेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर जाओगे, राइट क्लिक करोगे यहाँ पे, और ये जो सीडी डीवीडी है, ठीक है, सेटिंग में जा चले जाओ एक बार, क्या करोगे, सेटिंग में जाओगे और इसको अटैच कर देना सीधे से, सीडी डीवीडी पे गए,
ब्राउज किया और जो RHEL की है इसको ये कर लेना है और ओके कर देना है। इसके बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पे DF स्पेस हाइपन H लिखोगे, ठीक है। तो DF स्पेस हाइपन H से क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख जाता है माउंटिंग पॉइंट। एक माउंटिंग पॉइंट क्या होता है, जब भी हम कोई रिमूवल मीडिया लगाते हैं या कुछ भी पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं माउंट होता है। वो जो हमारे पास ये माउंटेड है वो कहाँ पे है, स्लैश रन स्लैश मीडिया के अंदर है। ये दिख रही, ये वाली फाइल है हमारी लास्ट में, मतलब वो इस लोकेशन में माउंट हुई है। अब आपको करना क्या है, ये जो लोकेशन है ना, इस लोकेशन के अंदर देखते हैं हम क्या है। LS करके आप चेक कर सकते हो, स्लैश रन, 2 मिनट रुकना। हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, LS स्पेस, चेक करते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो हम लिखेंगे LS, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, मीडिया कृष्णा, कृष्णा के अंदर ये वाली लोकेशन। इंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे, जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे हमारे पास देखो एक ऐप स्ट्रीम और दूसरा बेस ओएस नाम से एक डायरेक्टरी है, दिख रही। हाँ। तो ऐप स्ट्रीम वाले में क्या है, ऐप स्ट्रीम वाले में वो वाले पैकेज होते हैं जो अभी हमने बताया था ना, 3 टाइप के होते हैं, ऐप स्ट्रीम, बेस ओएस और एक और। बेस ओएस वाले पैकेज कहाँ होंगे, बेस ओएस के अंदर। ऐप स्ट्रीम वाले पैकेज ऐप स्ट्रीम के अंदर। यदि हम इसके अंदर चेक करें कि इसके अंदर क्या क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्लैश ऐप स्ट्रीम। यदि ऐप स्ट्रीम के अंदर देखते हैं तो दो दो फोल्डर दिख रहे हैं, पैकेज और रेपो डाटा के नाम से। दो पैकेज वो फोल्डर दिख रहे हैं हमको। तो ये जो हमारे जो पैकेज होते हैं ना, तुम लोग धीमा बोल रहे हो या तेज बोल रहे हो, आ नहीं रही आवाज। ठीक है अब आ रही है। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 फोल्डर हैं, दिख रहे हैं। ऐप स्ट्रीम के अंदर 2 फोल्डर हैं, ऐप पैकेज और रेपो डाटा के नाम से। तो यदि हम पैकेज के अंदर देखें कि क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे पैकेज और इंटर करेंगे तो देखो, जैसे मैंने इंटर किया इसके अंदर, क्या पूरा नाम डालना पड़ा है। समझ नहीं आया तुमने क्या बोल दिया। रांची चेक करने के लिए तो पूरा नाम लगेगा ना, पूरी विंडो जो है इधर ही है। हाँ, वो आपको जिस फोल्डर का चेक करना उस फोल्डर के दोगे ना लोकेशन। और जो लाइन पूरी लिख दी आपने, पूरी आएगी। देखो, मेरे को पहले ऐप स्ट्रीम के अंदर हमने देखा तो ऐप स्ट्रीम तक लिखा था। अब एक फोल्डर और था उसके अंदर, तो उसके अंदर का देखना है तो उसके अंदर और भी लिखना पड़ेगा ना। नहीं, हमारे अंदर डायरेक्ट एलएस पैकेज एमएसटी नहीं कर सकते। LS ऐप स्ट्रीम नहीं कर सकते, ये बोल रहे हो ना। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। फिर आपको ये नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे फिर, यहाँ से या तो आप उसके अंदर चले जाओ, CD स्लैश रन स्लैश मीडिया, ठीक है, स्लैश कृष्णा, फिर इसके अंदर चले जाओ। अब LS करके चेक कर लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा आपको। LS ऐप स्ट्रीम आप ये लिखना पड़ेगा। इसमें डाउट है क्या आपको, या तो फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा ना। हम कहीं नहीं जा रहे हैं तो हमको क्या देना पड़ता है, पूरा पाथ देना पड़ेगा ना, या रिलेटिव पाथ या एब्सोल्यूट पाथ। आरिफ, समझ में आया। आरिफ, यस सर। चलो, जैसे हमने इंटर किया तो यहाँ पे देखो ये सभी पैकेज हैं जो .rpm के नाम से सेव हैं, दिख रहे हैं।
ये अलग अलग टाइप के पैकेज हैं। इतने सारे सॉफ्टवेयर के पैकेज हैं, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ऐसे ही बेस ओएस वाले के अंदर भी होगा। यदि आप ls लिखोगे और बेस ओएस, मतलब ls बेस ओएस और पैकेज के अंदर चेक करोगे तो ये बेस ओएस वाले पैकेज हैं। तो सभी का एक्सटेंशन क्या होगा? .rpm होगा। ठीक है। अब इस लोकेशन से हमको क्या करना है? पैकेज के लिए रेपोजिटरी बनानी होती है। तो ये जो रेपोजिटरी होती है हमारे पास, वो 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की। पहली जो रेपोजिटरी होती है वो कौन सी होती है? लोकल रेपोजिटरी, जो तुम्हारे सिस्टम में ही होती है। मतलब जो तुम्हारे पैकेज हैं वो कहाँ पे हैं? सिस्टम के अंदर ही हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे लोकल रेपोजिटरी सेटअप करते हैं। तो अभी जो हम करने वाले हैं वो लोकल रेपोजिटरी सेटअप करेंगे। तो हमारी रेपोजिटरी की लोकेशन क्या होती है? लोकेशन देखो, अभी हम कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? yum इंस्टॉल, ठीक है, httpd, ये एक पैकेज है, उसको इंस्टॉल कर रहा हूं। क्या बोल दिया इसने? एरर क्या दे दिया? नो रूट सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट, है ना, ये सब्सक्रिप्शन वगैरह का एरर आ गया है। अब हम क्या करेंगे? रेपोजिटरी सेटअप करेंगे, फिर इंस्टॉल करके देखेंगे कि इंस्टॉल होता कि नहीं। तो रेपोजिटरी की लोकेशन हमने बताया था, तो हमको कहाँ जाना है? cd, इसको हम क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा स्क्रीन। यहाँ पे लिखेंगे cd /etc/yum.repos.d। इस लोकेशन में हमारी रेपोजिटरीज की फाइल रहती है। इंटर करेंगे, ls करेंगे। यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी रेपोजिटरी बनी नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? एक रेपोजिटरी बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? vi स्पेस रेपोजिटरी फाइल का नाम देंगे, तो हमने दे दिया local.repo। ठीक है, local.repo इंटर किया। इस फाइल में अब हमको एंट्री करनी है। अब एंट्री वही करनी है जो अभी हमने बताया था आपको। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? आई प्रेस करोगे, इंसर्ट मोड में जाओगे। यहाँ पे आप लिखोगे, जैसे हम बेस ओएस के लिए बना रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे बेस सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे लिखेंगे बेस ओएस। ठीक है, स्मॉल कैपिटल आप लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे? दूसरी फील्ड नेम इज इक्वल टू, उसका नेम दोगे आप। तो हम नेम दे देते हैं बेस ओएस। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या देंगे? यहाँ पे नेम के बाद क्या था हमारे पास? बेस URL। ठीक है, ये सेम ही रखना है, बेस URL। अब बेस URL के बाद आपको क्या देना है? लोकेशन देनी है उसकी, कि हमारे फोल्डर हैं कहाँ पे, है ना, मतलब जो हमारे पैकेज है वो कहाँ पे हैं। तो बेस ओएस वाले पैकेज की लोकेशन क्या थी? अब लोकेशन या तो वहां से ले लो, या तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। ब्राउजर में जाओ, लोकेशन चेक करनी है तो इस तरीके से लोकेशन हम चेक करते हैं। जैसे हम ब्राउजर में गए ना, लोकल लोकेशन चेक करने होते तो हम यहाँ लिखेंगे फाइल कॉलन // और एक और स्लैश, इंटर करेंगे तो देखो ये जो हमने वहां से टर्मिनल से एक्सेस करते थे वही चीजें यहाँ पे दिख रही। तो हमारी कहाँ पे थी? रन के अंदर थी। रन के अंदर कहाँ पे थी? मीडिया, मीडिया के अंदर कृष्णा, कृष्णा के अंदर ये बेस ओएस। अब ये देखो इसकी लोकेशन क्या है? यहाँ तक की लोकेशन लेनी है आपको। इसकी लोकेशन ये हो गई ना, फाइल कॉलन // फिर एक स्लैश ना। तो इस लोकेशन को आपको क्या करना है? कॉपी करना है और कहाँ जाना है? वही, और यहाँ पे आपको क्या कर देना है? पेस्ट। ठीक है, पर यहाँ पर शॉर्टकट की काम नहीं करती। कौन सी शॉर्टकट की? शॉर्टकट की काम नहीं करती। शॉर्टकट ना,
कंट्रोल बी से अपन पेस्ट कर रहे तो होता नहीं हाँ, करना। कंट्रोल शिफ्ट भी करना है आपको यहाँ पे, अच्छा शिफ्ट के साथ, है ना। ठीक ठीक है। है। चलो बेस यूआरएल दे दिया हमने। इसके बाद क्या था, इनेबल्ड। इनेबल्ड इज इक्वल टू 1 करोगे क्योंकि इसको हमको इनेबल करना है। 0 कर दोगे तो वो इनेबल नहीं रहेगी। फिर इसके बाद आपको लिखना है जीपीजी चेक। जीपीजी चेक अभी हमको 0 करना है, ठीक है। हम चेक नहीं करना चाहते, हम डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। इंटर किया, ये बन गई किसके लिए, बेस ओएस के लिए। अब हमको बनानी है ऐप स्ट्रीम के लिए। जितनी बनानी है उतनी लाइन बाय लाइन बनाते जा सकते हो, या आप दूसरी फाइल में भी बना सकते हो इसी चीज को, ठीक है। अब या तो हम इसी फाइल में दूसरे बना दें या दूसरे फाइल में भी बना सकते हैं। मैं तो इसी फाइल में बना देता हूँ ओनली। हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, ऐप स्ट्रीम। देखो ये वाली लोकेशन गलत हो गई ना, ये जैसे बी कैप स्मॉल में लिख दिया आपने, तो फिर वो लोकेशन नहीं मिलेगी, तो फिर गलती हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये एग्जैक्ट लोकेशन होना चाहिए। यदि यहाँ पे गलती कर देंगे तो उसके अंदर जा ही नहीं पाएंगे हम। सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे नेम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ऐप स्ट्रीम। फिर बताओ इसके बाद क्या लिखेंगे, बेस यूआरएल इज इक्वल टू, अब इसका यूआरएल क्या है हमारे पास, देखो पैक करेंगे इसको थोड़ा सा ऐप स्ट्रीम के अंदर। ये देखो ये लोकेशन है, ये लोकेशन कॉपी किया हमने, तो यहाँ पे गए पेस्ट कर दिया, एंटर किया। फिर इनेबल्ड इज इक्वल टू 1 और जीपीजी चेक इज इक्वल टू 0। जीरो बनी क्यों आया? देखो इनेबल्ड मतलब 1 का मतलब ऑन होता है। बिट पढ़े हो ना, बिट बाइनरी में 2 डिजिट होती है। 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। यदि आपको चेक करना है तो 1 कर दो, और चेक कर रहे हो तो फिर उसकी लोकेशन देनी पड़ेगी आपको, कहाँ से चेक करना है। जीपीजी चेक कर मतलब जीपीजी चेक मतलब ये होता है कि वो जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा ना, वो वेरीफाई करेगा कि हाँ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं, अरे अपन कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो परमिशन मांगता है हाँ। कैसे कलर की। हाँ तो फिर उसमें चेक नहीं करेगा ये। बट ये कहाँ से इंस्टॉल कर रहा है, तुम्हारी इस वाली लोकेशन से चेक कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। ये तुम्हारे सिस्टम में ही है, तो इसको बोलते हैं लोकल रिपोजिटरी। लोकल ये हाँ, और यदि ये दूसरे सिस्टम में होती, मान लो ये वेब सर्वर में होती, तो यहाँ पे फाइल की जगह क्या लिख जाता है, HTTP, ठीक है। तो वो होती रिमोट रिपोजिटरी, तो वो भी करके देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, लोकल वाली सेटअप कर रहे हैं। जब ये हम लिख लेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे इसको, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे सेव, क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है हमारे पास। क्या एरर आ रहा है, ये फाइल सेव नहीं हो रही क्योंकि हमने खोला किससे है, तो हमने इसको कॉपी कर लिया। हम इसको बंद कर देंगे। पहले हम रूट यूजर से लॉगिन कर लेते हैं, SU रूट, ठीक है। चलो VI लोकल डॉट रेपो, कंट्रोल शिफ्ट V, सेव कर देते हैं, ठीक है। चलो तो ये बन गई, चेक कर सकते हो, कैट लोकल डॉट रेपो को रीड आउट कर लो, तो ये लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हम कुछ कमांड यूज करेंगे इसको चेक करने के लिए। अब वो कमांड क्या है, अब यहाँ पे देखना कमांड क्या है हमारे पास। ये जो हमने अभी बताया था, तो रेपोजिटरी से रिलेटेड कुछ कमांड है हमारे पास। सबसे पहले कमांड है DNF रेपो लिस्ट, ठीक है। क्या है, DNF स्पेस रेपो लिस्ट। इससे क्या होगा, लिस्ट इनेबल रेपोजिटरी, जितनी इनेबल है हमारे पास सिस्टम में रेपोजिटरी, वो सभी शो हो जाएंगी। दूसरी कमांड हमारे पास क्या है, DNF
रेपो लिस्ट स्पेस ऑल। इससे क्या होगा, जितनी भी रिपोजिटरी आपके सिस्टम में बनी है, चाहे वो डिसेबल्ड हो या इनेबल्ड हो, वो सभी दिख जाएंगे। फिर डीएनएफ स्पेस रेपो इन्फो, इससे क्या होगा, डिस्प्लेज रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। डीएनएफ क्लीन ऑल से क्या होगा, क्लियर कैच, कैच क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप कुछ काम करते हो ना तो कैच बनता रहता है, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इन कमांड को चला के देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि हमारे पास रेपो लिस्ट कितनी है, इनेबल्ड है। तो हम क्या लिखेंगे, रेपो स्पेस सॉरी डीएनएफ स्पेस रेपो लिस्ट। देखो जैसे मैंने ये लिखा तो ये आ गया। सबसे पहले रेपो आईडी और रेपो का नाम, दो रेपोजिटरी आ गई, दो रेपोजिटरी दिख रही, हाँ क्योंकि दोनों इनेबल्ड थी इसलिए दिख रही हैं। यदि आप ये लिखते हो इसके बाद ऑल लिखते हो तो आपको ये भी दिख जाएगा कि इनेबल्ड डिसेबल्ड। यस सर। ठीक है, तो यदि ये डिसेबल्ड होती तो पहले वाली कमांड में नहीं आता ये। जैसे ये है ना हमारे पास, तो कोई भी डिसेबल्ड होती तो ये नहीं शो होती थी ना। ठीक है। तो हमने रेपोजिटरी देख ली। अब हमको मान लो कैचे क्लियर करना है, हम क्या लिखेंगे, कमांड क्या होगी, डीएनएफ। अब देखो तुमको मान लो कमांड ही भूल गए, डीएनएफ के बारे में देखना है तो आप वही लिख सकते हो, डीएनएफ स्पेस हाइपन हाइपन हेल्प लिख दो तो सारी कमांड आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो ये देखो। तो हमको कुछ ही कमांड यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डीएनएफ क्लीन ऑल। ये चलाना है जब आप ये सेटअप करते हो तो जितनी भी फाइल रहेंगी वो कैच वगैरह वो सारी डिलीट हो जाएंगी। और एक और कमांड थी हमारे पास, डीएनएफ स्पेस, क्या कमांड थी हमारे पास, डीएनएफ स्पेस रेपो डीएनएफ स्पेस रेपो इन्फो। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या शो हो गई, यहाँ पे बेस ओएस ऐप स्ट्रीम, तो लास्ट में ये मेटा डेटा एक्सपायरेशन चेक कितना है, रेपो आईडी ये है, रेपो का नेम क्या है, वर्जन क्या है, रेपो अपडेट कब हुई, मंडे 11 को हुई थी अपडेट, आज कितने तारीख है। फिर ये सारी चीजें अवेलेबल है। यहाँ की बेस यूआरएल क्या है इसका, तो ये देखो बेस यूआरएल ये है, मतलब जब भी आप इंस्टॉल करोगे ना पैकेज तो इस लोकेशन में जाएगा, वो चेक करेगा कि वो पैकेज है कि नहीं है, और होगा तो इंस्टॉल कर देगा। ऐसे हमारे पास बेस ओएस वाले हैं। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ पैकेज इंस्टॉल करके देखते हैं जो हमने पहले इंस्टॉल किया था। अब इंस्टॉल करने के लिए कुछ कमांड यूज होती है। यहाँ पे कमांड क्या यूज होती है, यदि हमको पैकेज को इंस्टॉल करना तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से सुनना। सॉरी, यहाँ पे यदि आपको इंस्टॉल करना है तो आप क्या लिखोगे, डीएनएफ इंस्टॉल, और इसके बाद क्या दोगे, पैकेज का नाम। ठीक है, और यदि रिमूव करना है तो आप क्या लिखोगे, डीएनएफ रिमूव और पैकेज का नाम। और अपडेट करना है तो डीएनएफ अपडेट पैकेज का नाम। यदि पूरे सिस्टम को अपडेट करना है तो डीएनएफ स्पेस अपडेट। ठीक है, और अपग्रेड करना है तो डीएनएफ अपग्रेड। अभी मान लो जो हमने पहले इंस्टॉल करने के चाहा तो उसी को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डीएनएफ इंस्टॉल http। ये एक पैकेज का नाम है जो वेब सर्वर बनाने के काम आता है। ठीक है,
तो हम इसको इंस्टॉल करके देखते हैं कि इंस्टॉल हो रहा कि नहीं हो रहा। इंटर करेंगे, देखो इंस्टॉल हो रहा। अब वो पूछ रहा, यस करना है आपको, यस कर दो। ये इंस्टॉलेशन होने लगा और ये इंस्टॉल हो गया। कंप्लीट हो गया। बट अब ये कैसे दिखे, ये बैकग्राउंड प्रोसेस वाला पैकेज है इसलिए नहीं दिखेगा। चलो फायरफॉक्स को रिमूव करते हैं, दोबारा से इंस्टॉल करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो रिमूव करना है फायरफॉक्स को, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये ना DNF डिलीट रिमूव डिलीट फायरफॉक्स फायरफॉक्स फायरफॉक्स। इंटर करेंगे, ये डिलीट करेगा। डिलीट करना चाह रहे हो, यस यस करो। यस तो ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। और रिमूव हो गया तो हो गया, हाथ नहीं दिखेगा आपको। दिख रहा क्या पैकेज, नहीं फायरफॉक्स हट गया। चलो दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, ये ना DNF इंस्टॉल इंस्टॉल फायरफॉक्स। यस यस वाई किया और ये इंस्टॉलेशन होने लगा। देखो हो गया क्या, देखो आ गया। यस सर यस सर अब मान लो हमको एक इसमें से क्या करना है, सिस्टम को अपडेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये ना DNF DNF स्पेस अपडेट। अपडेट अपडेट रिजॉल्व ऑलरेडी। ठीक है, चलो अब हमको मान लो पैकेज को हटाना देख लिया, समझ गए ना, इंस्टॉल करना। यस सर तो रिपोजिटरी समझ में आई। चलो एक एक काम करते हैं, DNF इंस्टॉल और एक ऐसे पैकेज का नाम लिख देते हैं जो है वो ही नहीं। इससे क्या होगा, मना कर देगा। मना ही कर देगा सर मना ही कर देगा चलो इंटर करता हूं मैं, क्या बोल रहा है, नो सच कवर इंस्टॉल प्लीज यूज दिस DNF ये लिखा था हमने, अपडेटिंग सब्सक्रिप्शन मैनेजर रिपोजिटरीज अनेबल able to read consumer identity रीड कंज्यूमर आइडेंटिटी, दिस सिस्टम इज नॉट रजिस्टर्ड, नो सच कमांड। तो सर्वर में अरे नहीं है हमने वो। कमांड ही गलत लिखी थी। ठीक है, क्या सर कमांड गलत लिखा था मैंने थोड़ा सा। अब सही है कमांड। हाँ हाँ चलो अब देखो ये क्या बोला, अनेबल टू फाइंड मैच दिस। इस नाम से कोई रेपो मतलब कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं, तो कैसे इंस्टॉल करें, हाँ है सर ना। उस लोकेशन में हमारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होने चाहिए, नहीं है तो हमको डालना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पे हम लिखें DNF इंस्टॉल पाइथन करनी है, तो हम लिखेंगे पाइथन और इंटर किया, क्या बोल रहा, नोट राइट सर्वर में नहीं सर्वर में नहीं HC और सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर देखो यहाँ पे बोल रहा पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हाँ ठीक है, यदि हम इसको रिमूव कर दें तो क्या लिखेंगे, DNF DNF रिमूव पाइथन पाइथन। ठीक है, यस वाई किया और ये Remove. रिमूव हो गया। अब इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, इंटर करते हैं, तो देखो इंस्टॉल होने लगा। यस सर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिपोजिटरी सेटअप कर सकते हो और आप इंस्टॉल कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ये सारे काम कर सकते हो। इसी को बोलते हैं हम पैकेज मैनेजमेंट। पैकेज में ठीक है, यस सर और यहाँ पे हमारे पास कुछ पैकेज, जैसे अभी हमने क्या किया था, देखो ये DNF यूज किया था ना, यहाँ पे हम यम भी यूज कर सकते हैं, यम। और मान लो हमको रिमूव करना, तो रिमूव फायरफॉक्स। बस DNF की जगह में आपको यम लिखना है और कुछ नहीं, ओके सेम ही काम करेगा। जहां आप DNF लिख रहे थे तो वहां यम भी लिख सकते हो, यम इंस्टॉल फायरफॉक्स।
समझ में आया? तो चलो पहले इसको रेपोजिटरी सेटअप कर लो, पैकेज को इंस्टॉल करके देख लो, फिर उसके बाद एक प्रैक्टिकल देखेंगे। करके देख लो, और ये फोटो लेना चाहो तो फोटो ले लो, नहीं तो मैं पीडीएफ भेज देता हूँ ग्रुप में, देख लेना। चलो इसमें देखना कैसे हम एक वेब सर्वर बनाना है हमको। तो वेब सर्वर के लिए हमारे पास एक पैकेज होता है HTTPD, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। तो हम इंस्टॉल करने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, यम इंस्टॉल HTTPD है, DNF इंस्टॉल HTTPD, ठीक है। जैसे आप ये लिखोगे तो आपको इंस्टॉलेशन होगा। हमारे पास अभी हमने ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी कर लिया था, ठीक है। चलो जैसे आप ये इंस्टॉल करोगे तो आपके पास वेब सर्वर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल आएगी। कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको पता होगी /etc के अंदर रहती है, और यहाँ पे क्या होता है, होस्टेड फाइल रहती हैं। जो हमको वेबसाइट होस्ट करनी होती है ना, उसकी एक लोकेशन होती है। तो जैसे ही हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, तो इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अभी हमने कुछ पिछली क्लास में पढ़ा था प्रोसेस मैनेजमेंट में, वहां पे हमने एक सर्वर बैकग्राउंड प्रोसेस जो होती है उसको स्टार्ट करने की कमांड देखी थी। कौन सी थी, सिस्टम CTL स्टेटस, और यहाँ पे सर्विस का नाम HTTPD, देगा था कि नहीं? हाँ सब देगा, सब देगा। जैसे ये लिखोगे तो उसका स्टेटस शो हो जाएगा। क्या बोल रहा, मैंने कमांड गलत लिख दी, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। सिस्टम CTL, जैसे आप ये लिखोगे तो स्टेटस क्या है अभी इसका, लोडेड है, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव स्टेट में है। तो हमको इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट कर लिया, देन स्टेटस चेक करते हैं। ये देखो रनिंग स्टेट में आ गई। क्यू प्रेस करेंगे, एंड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, IP एड्रेस चेक करेंगे। इफ कॉन्फिग से हम क्या करते हैं, IP एड्रेस चेक करते हैं। तो IP एड्रेस क्या हमारे पास ये है। और यदि इस IP एड्रेस को हम कहीं भी ओपन करते हैं, मतलब अपने सिस्टम के बाहर भी ओपन करते हैं, जैसे हम यहाँ पे गए और यहाँ से हमने ब्राउज किया उसको और एंटर किया, तो हमको वेबसाइट मिल जानी चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा, वेबसाइट मिल ही नहीं रही, क्यों? चलो सिस्टम के अंदर ही चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मिल रही क्या। तो यहाँ पे लोकल वेबसाइट चाहिए, तो आपको क्या लिखना पड़ता है, लोकल होस्ट, क्योंकि इसी सिस्टम में है। तो ये देखो यहाँ पे तो चल रही, बट वहां पे नहीं आ रही। वहां पे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे एक फायरवॉल होती है, वो उसमें रूल लगाने होते हैं। या तो रूल फायरवॉल बंद कर दो, या तो रूल लगा दो, दो में से एक चीज कर दो। तो अभी के केस में हम फायरवॉल को स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिस्टम CTL स्टॉप फायरवॉल, सर्विस का नाम है फायरवॉल D, एंटर करेंगे तो ये बंद हो गई। अब वहां पे चेक करते हैं कि हमको वेबसाइट मिल रही कि नहीं। ये देखो आ भी गई, है ना। अब मान लो हमको खुद की वेबसाइट होस्ट करनी होती, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अपनी खुद की वेबसाइट का कोड ले लेते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट का कोड लेने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, यहीं पे इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ से ले लेते हैं, एक डमी वेबसाइट ले लेते हैं। तो डमी वेबसाइट एक फ्री CSS प्लेटफॉर्म है, या तुम खुद की बना सकते हो। वेबसाइट के बारे में तो पता होगा ना थोड़ा बहुत। हाँ सर। चलो तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं एक वेबसाइट, कोई सी भी, जैसे इसी को कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये हमारी डाउनलोड हो रही है, इस लोकेशन में जाएंगे।
इसको सबसे पहले क्या कर लोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे। डाउनलोड के अंदर है, ठीक है। तो राइट क्लिक किया हमने और एक्सट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसके कोड को हमको कॉपी कर देना एक लोकेशन में। वो लोकेशन कहाँ रहते हैं, जब आप वेब सर्वर इंस्टॉल करते हो तो इस लोकेशन में आपका कोड रहता है। यदि ls स्पेस स्लैश वेयर www.html करता हूँ, यहाँ पे कोड रहता है, इंटर करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जो हमने डाउनलोड किया ना उसको हमको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमको क्या कर देना, पेस्ट। तो हम ls सबसे पहले हम वहाँ पे देख लेते हैं, कहाँ पे चलते हैं, cd ls किया हमने, सॉरी cd स्लैश होम स्लैश कृष्णा के अंदर डाउनलोड है, के अंदर डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर है। या तो ऐसे भी कॉपी कर सकते हो यहाँ से, कि यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल कर लो। ये आ गया इस लोकेशन में, हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं, ठीक है। ls करके चेक करोगे ना तो ये दो फोल्डर हैं। इस वाले फोल्डर के अंदर जितना भी कंटेंट होगा ना, जैसे हम चेक करें ls, इसके अंदर चेक करते हो तो ये फाइल है। पता है ना ये index.html क्या होती है HTML की फाइल है ना। तो इस जो वो वेबसाइट का कोड है ये पूरा, इसको हमको हाँ। कॉपी कर देना है। तो हम क्या करेंगे, cp इसके अंदर का कॉपी करना है, इसके अंदर का स्लैश स्टार करेंगे हम, हाँ सब कुछ कॉपी करना है। और यहाँ पे दे देंगे -rvf। कहाँ पे कॉपी करना है, स्लैश वेयर www.html, यहाँ पे कॉपी करना है। इस कमांड का मतलब समझ में आया ना। मैंने cp लिखा, कॉपी करना है, -rvf फोल्डर है इसलिए। इसके अंदर का डाटा, इसके अंदर का सारा डाटा मतलब स्लैश स्टार। और कहाँ पे कॉपी करना है, इस लोकेशन में हमको कॉपी करना है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा। हो गया कॉपी। क्या हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, देखो एक्सेस डिनाइड आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सूडो लगा के चला देंगे। सूडो लगा देना, क्योंकि हम रूट यूजर नहीं थे इसलिए नहीं हो रहा था। या तो आप रूट से लॉगिन कर लो। कृष्णा इज अ नॉट इन अ सूडोवर्स फाइल। तो कृष्णा रूट की प्रिविलेज है ही नहीं उसके पास, तो नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, रूट यूजर से लॉगिन कर लेना। तो रूट से लॉगिन कर लिया, वही कमांड चलाएंगे, cp कहाँ का डेटा, -rvf इसके अंदर का स्लैश स्टार, सब कुछ कहाँ पे कॉपी करना है, वेयर www.html वाले फोल्डर के अंदर। इंटर किया, कॉपी हो गया ये, है ना। अब देखते हैं हमको वेबसाइट मिल रही कि नहीं। आप रिस्टार्ट कर सकते हो सर्वर को। तो हम यदि इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखो ये वेबसाइट चेंज हो गई। ये अभी हमने जो डिप्लॉय की, फोल्डर तो बनाया नहीं था तभी। जब आप वेब सर्वर बना डाउनलोड करते हो ना, इंस्टॉल करते हो, तो वो फोल्डर ऑलरेडी आ जाता है। अच्छा, ठीक है, जब आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो उससे रिलेटेड जो फाइल्स या फोल्डर होते हैं तो वो सारे आ जाते हैं कि नहीं आ जाते सिस्टम। तो जब आप वेब सर्वर बनाते हो तो ये फोल्डर आपको मिल जाता है। इसी फोल्डर के अंदर आपका क्या होता है, HTML का कोड होता है, डिप्लॉय होता है। तो आप यहाँ पे आके डिप्लॉय करते हो उस कोड को। समझ में आए। ठीक है। अब मान लो हमको खुद की कस्टम वेबसाइट बनानी होती तो क्या करते। ये आपने डाउनलोड किया, फोल्डर में अपने आप हो गया, तो सर पता कैसे चले किस नाम से हुआ है? किस नाम से हुआ मतलब मतलब फोल्डर किस नाम से हुआ है? क्या, डाउनलोड किस बात, डाउनलोड वेबसाइट की बात कर रहे हो क्या। हाँ, जैसे आपने फोल्डर की वेबसाइट डाउनलोड करी हाँ हाँ, और वो ये आप देखो ना फोल्डर में यहाँ ऐसे
जैसे हमने डाउनलोड की थी हाँ फायरफॉक्स से, यहाँ से, तो जो डाउनलोड होती है ना जब फाइल, जैसे आप हाँ यहाँ पे जब डाउनलोड करते हो, यहाँ लिख देते हैं फ्री केसेस, जो भी डाउनलोड yes, किया तुमने। इस वाली वेबसाइट में गए थे हम, हाँ जैसे ये वाली वेबसाइट डाउनलोड करनी है तो हमको यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। नीचे जाएंगे और यहाँ पे हम डाउनलोड क्या कर लेंगे, डाउनलोड। जैसे आप ठीक है। डाउनलोड में क्लिक करते हो तो यहाँ से आ जाएगा, ये डाउनलोड हो गई, हाँ ये लोकेशन है उसकी। अब वो कहाँ पे पड़ी हुई है, फोल्डर में। इस फोल्डर में हमने क्लिक किया, हाँ ये आ गई, ये डाउनलोड, ये जिप है ठीक। ना। जब मूवी डाउनलोड करते हो तो सारे एपिसोड जिप में होते हैं, या हाँ वेब सीरीज वगैरह। तो इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लिया, हम्म, ये एक्सट्रैक्ट कर लिया तो ये आ गया। अब इसके अंदर ये कोड पड़ा हुआ है, आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना। तो हमने कंट्रोल A किया, कंट्रोल C हम्म, किया। अब आपको सीधे क्या करना है, उसके अंदर पेस्ट कर देना। तो आप यहाँ पे जाओ, इसके अंदर कहाँ पे पेस्ट करना था, या तो आप उसके थ्रू जा सकते हो ना, वेयर www.html, यहाँ पे पेस्ट करना। तो सबसे पहले हम यहाँ से डिलीट कर देंगे इनको, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट करने की परमिशन नहीं है हमको, तो हम क्योंकि हम रूट यूजर है नहीं, इसलिए यहाँ नहीं आ रहा है ना। हाँ तो यदि आप रूट होते तो यहाँ पे आप लॉग इन करके उसको उसको यहाँ पे कंटेंट रख देते आप, ठीक है। ग्राफिकल यदि करना तो। कमांड से करना तो बस यहाँ पे हम कहाँ पे हैं, डाउनलोड में है, आप PWD करके चेक कर लो और LS करके चेक करोगे, यहाँ पे ये फोल्डर दिख रहे हैं, ये जो अभी हमने एक्सट्रैक्ट किया ना, तो ये इसके अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है। सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो कंटेंट है HTML का कोड है उसको कॉपी करना है उस वाली लोकेशन, ठीक है सर। ना। तो करके देखो हाँ इतना।